हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की अर्थशास्त्र विषय की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रारंभ कर चुके हैं। शुरू में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है, उनका क्षेत्र और प्रकृति क्या होती है, इसका अध्ययन किया। उसके पश्चात जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो होता है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में पहले था उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन किया, और उपयोगिता विश्लेषण में अनेक कमियां पाई जाती हैं। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उदासीनता वक्र विश्लेषण या अधिमान फलन विश्लेषण का प्रतिपादन किया गया। उसको हम पिछले वीडियो में प्रारंभ कर चुके हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण में हमने क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है, उसकी मान्यताएं और लक्षण क्या हैं, और उदासीनता वक्र का अर्थ, परिभाषा और लक्षण क्या होते हैं, इसका हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर को हम आगे और पढ़ेंगे। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, उसकी अवधारणा, लक्षण, मान्यताएं, उदासीनता वक्र की परिभाषा, अर्थ एवं लक्षण के लिए आप पिछले वीडियो को पहले देख लें, तभी आज का चैप्टर आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल सिस्टमैटिक आगे पढ़ना होता है। जब हमने उदासीनता वक्र की मान्यताएं पढ़ी थी तो उसमें दूसरी मान्यता बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स फ्रॉम दी ओरिजिन होता है। न केवल अधिमान वक्रों का ढलान ऋणात्मक होता है, बल्कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर भी होते हैं। जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, इसका ढलान कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता X का उपभोग बढ़ाता जाता है, Y के उपभोग में कमी करता है। वह X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का परित्याग करना चाहेगा। इसके लिए हिग्स ने सीमांत प्रतिस्थापन दर की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ है कि X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की त्यागी जाने वाली इकाइयों के अनुपात से है। X की मात्रा बढ़ाने हेतु Y की मात्रा में कमी करना जरूरी है, क्योंकि सीमांत दर बहुधा ऋणात्मक रहती है। उदासीनता वक्र की उन्नतोदरता का अर्थ है कि X की निर्दिष्ट अतिरिक्त इकाई के लिए Y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का परित्याग किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे X का अधिक उपभोग तथा Y का कम उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे Y की तुलना में X की सापेक्ष उपयोगिता घटती जाती है। इस संबंध में एम ब्लॉक का कथन है कि बहुधा हम उदासीनता वक्रों को प्रत्यक्षतः नहीं देख सकते, पर अधिमान फलन की उन्नतोदरता का अनुमान केवल लोगों की सामान्य प्रवृत्ति और उनके व्यवहार के आधार पर ही लगाया जा सकता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक्स में इसको लिखेंगे हम MRS, जब हम मैथमेटिकल इसका वर्णन करेंगे। उपभोक्ता को उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं संतुष्टि के स्तर समान प्राप्त तभी हो सकता है जब X की अतिरिक्त मात्रा के लिए Y की निर्दिष्ट इकाइयों का परित्याग किया जाए। सीमांत प्रतिस्थापन दर को परिभाषित करने हेतु X की मात्रा में वृद्धि हेतु Y की त्यागी गई मात्रा ज्ञात करनी होती है। इसको कहते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ग्रेवल तथा रीस के अनुसार MRS को क्षतिपूर्ति की अपेक्षित दर भी कहते हैं। उपभोक्ता को उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान तभी प्राप्त हो सकता है जब X की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए Y की निर्दिष्ट इकाइयों का परित्याग किया जाए। सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रतिस्थापित करने हेतु X की मात्रा में वृद्धि करने हेतु Y की त्यागी गई मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। इस चित्र में आप देखिए कि हमने X अक्ष पर X वस्तु की मात्रा ली है और Y अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा ली है। जैसे जैसे, और एक उदासीनता वक्र है IC1, जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र पर दाईं ओर चलते हैं तो X की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु Y का परित्याग करना होता है। इस चित्र के अनुसार उपभोक्ता की प्रारंभिक स्थिति R बिंदु पर संतुलन में है। यदि वह S बिंदु पर जाना चाहता है तो X की अतिरिक्त मात्रा X1, X2 अगर उसे बढ़ाना है तो उसे प्राप्त करने के लिए उसे Y1, Y2 Y की इकाइयों का त्याग करना होगा। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है X फॉर Y बराबर, इसको लिखते हैं Y1 इंटू Y2 डिवाइडेड बाय X1 X2, या इसको कह सकते हैं हम बराबर का निशान लगा के माइनस
dy अपॉन dx। इसी प्रकार s से अगर अब हम t बिंदु पर जाना चाहें, x की एक और अतिरिक्त इकाई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हम y का परित्याग पहले की अपेक्षा कम करेंगे, वो y2 y3 के बराबर ही होगा। MRS(xy) अब y2 y3 डिवाइडेड बाय x2 x3 होगी। इससे स्पष्ट है कि R से S और S से T में जाने पर MRS कम होती है। y2 y3 डिवाइडेड बाय x2 x3 लेस देन y1 y2 डिवाइडेड बाय x1 x2 होता है। इसी घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उदासीनता वक्र का ढलान कम होता है तथा वह मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। अर्थशास्त्र में आजकल पूरा जो सब्जेक्ट है, अगर अपन उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, जो बच्चों मैथमेटिक्स में अच्छे हैं वो अगर इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं तो देखिए 3 तरीके होते हैं। आप डायग्राम बनाइए, थ्योरेटिकली उस बात को समझा सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। एग्जाम में जो बच्चे तीनों तरह से इसका प्रेजेंटेशन देते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। इसी कारण इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग पेपर और काफ़ी साइंटिफिक पेपर हो जाता है। गणितीय विश्लेषण में आप देख सकते हैं यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक उदासीनता वक्र से प्राप्त सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, इसलिए इसे हम लिखते हैं यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बराबर सी, मतलब कांस्टेंट है। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डी यू अपॉन डी वाई इंटू चेंज इन वाई होगा। दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस समीकरण को सॉल्व करने पर वाई वाली पक्ष को हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस डी वाई अपॉन डी यू डी एक्स डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अथवा इसको हम और आगे बढ़े तो स्टेप में आ जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू अपॉन डी वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई। इस समीकरण में आपके पास माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है जो वस्तुतः x तथा y की सीमांत उपयोगिता के अनुपात के समान है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के प्रणेता उपयोगिता को मापनीय नहीं मानते थे, लेकिन उनके इसके बावजूद सीमांत उपयोगिता हासमान नियम, जो हमने बेसिक अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम पढ़ा था, वह उनके विश्लेषण में भी सम्मिलित है, उसमें निहित है। कीमत रेखा या बजट रेखा। उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के लिए केवल उदासीनता वक्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमत का महत्वपूर्ण स्थान है। कीमत तथा आय की सूचना जिस रेखा द्वारा दी जाती है उसे कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं। वापस नोट कर लीजिए, कीमत तथा आय की सूचना जिस रेखा के द्वारा दी जाती है उसे कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं। हिब्डन के अनुसार बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। इस चित्र में हमने कीमत रेखा को बनाया है। ए बी कीमत रेखा है। एक्स अक्ष पर हमने एक्स की मात्रा ली है और वाई अक्ष पर वाई की मात्रा ली है। इस चित्र में एम पी वाई को वाई अक्ष का अंत्यखंड या इंटरसेक्ट माना जाता है और माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई जो समीकरण में है, यह सरल रेखा का ढलान होता है। बजट रेखा का ऋणात्मक ढलान यही बताता है कि यदि उपभोक्ता एक्स की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदना चाहे तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी। बजट रेखा वह परिधि है जिससे बाहर जाने का सामर्थ्य उपभोक्ता में नहीं होता है। इसे हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने उदासीनता वक्र का गणितीय समीकरण निकाला कि जो एम मॉनेटरी आय या मौद्रिक आय होती है, एम बराबर पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स। प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्स वस्तु की कीमत और एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मात्रा, अर्थात किसी वस्तु की कीमत को उसकी मात्रा से गुणा कर दो, प्लस पी वाई मतलब वाई वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की मात्रा है वाई के द्वारा कैपिटल वाई से डिनोट की गई है। यह समीकरण आपका बन गया m बराबर पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। हम इस समीकरण को जैसे सॉल्व करेंगे तो m माइनस पी एक्स इंटू एक्स बराबर पी वाई इंटू वाई। इसमें से y की वैल्यू निकालने के बाद ये बनेगा m अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू एक्स बराबर y। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसके पश्चात अब हमने
उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र कैसे बनते हैं उसका डायग्राम देख लिया कि उदासीनता वक्र उपभोक्ता के हो सकते हैं IC1, IC2 और IC3, और उसके साथ साथ अभी उसी डायग्राम में हम कीमत रेखा को भी बनाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा और अब हम इसके विश्लेषण से ही निकालेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार होता है कि उपभोक्ता के समक्ष यदि 3 उदासीनता वक्र हैं और कीमत रेखा दी हुई है तो उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा। इस चित्र के अनुसार उपभोक्ता D बिंदु को प्राप्त करना चाहता है। देख लीजिए IC3 के ऊपर एक D बिंदु दिया हुआ है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है, परंतु D बिंदु उपभोक्ता की आय रेखा से बाहर है, इसलिए वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी आय के बाहर है। उपभोक्ता का संतुलन C बिंदु पर होगा। इस चित्र के अनुसार A और B बिंदु पर वह अपनी आय तो पूर्ण खर्च कर देता है, परंतु अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। वापस नोट कर लीजिए, इस डायग्राम में 4 बिंदु दिए हुए हैं। D बिंदु जो IC3 पर है वह उपभोक्ता प्राप्त करना चाहता है परंतु प्राप्त नहीं कर सकता, वो उसकी पहुंच से बाहर है। उपभोक्ता का संतुलन इस चित्र के अनुसार C बिंदु पर होगा और A और B बिंदु भी देखिए समान आय खर्च हो रही है, परंतु संतुष्टि का स्तर IC1 पर ही रह जाता है, इसलिए वहां पर भी उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। उपभोक्ता की इष्टतम स्थिति वहां है जहां बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढलान समान हो, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन C बिंदु पर होगा जहां पर कीमत रेखा और उदासीनता वक्र दोनों का स्लोप समान होता है। इस प्रकार मार्शल व हिक्स के विश्लेषण से हमें समान ही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता की इष्टतम स्थिति समान होती है जहां बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढलान समान हो। इसे मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, जो हमने अभी तक 2 समीकरण प्राप्त किए थे, एक उदासीनता वक्र के गणितीय विश्लेषण में और एक कीमत रेखा में, कि Px/Py इज इक्वल टू du/dx डिवाइडेड बाय du/dy, और यह बराबर होना चाहिए माइनस Δy/Δx, और यह बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जब हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि उपभोक्ता का संतुलन होता है जहां Px/Py इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हो जाए, अर्थात वस्तुओं की कीमतों का अनुपात उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर हो जाता है तो उपभोक्ता का संतुलन हो जाता है। दोनों वस्तुओं का मूल्य अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के समान होना चाहिए और दूसरी शर्त के अनुसार इष्टतम स्थिति के आगे बजट रेखा का ढलान उदासीनता वक्र के ढलान से ज़्यादा होना चाहिए। धन्यवाद।